everyone. In this session, we will discuss the solution of mock test of unit electrostatics. Let's discuss these questions one by one in detail. So our first question is electric potential varies with the distance such that ये हमें इक्वेशन दी गई है where A and B जो है क्या है कांस्टेंट्स है where will be the electric field intensity 0. हमें बताना है कि कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो 0 मिलेगी. अब हमें पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होती है माइनस dV/dx आ जाएगी. तो यहाँ पे पोटेंशियल किसका फंक्शन है x का फंक्शन है. तो हम यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल लेते हैं दैट इज माइनस d/dx ऑफ ax माइनस bx क्यूब. तो ये यहाँ से क्या आ गया माइनस x का डेरिवेटिव a यहाँ से 3bx². ठीक है. अब क्या गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो क्या है 0 है. तो इसको इक्वेशन को 0 के इक्वल रख देते हैं. तो a माइनस 3bx² विद ए नेगेटिव साइन इक्वल टू 0. यहाँ से क्या मिला a माइनस 3bx² इक्वल टू 0, a इक्वल टू 3bx² और x² की वैल्यू क्या मिल गई a/3b. और यहाँ से हमें x क्या मिलेगा प्लस माइनस a/3b. तो इन पॉइंट्स पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या मिलेगी 0 मिलेगी. तो ऑप्शन डी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर. इनिशियली पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 8 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज 30 वोल्ट. इनिशियल पोटेंशियल यानी कि V1 की वैल्यू मैं 30 वोल्ट दे रही हूँ. कैपेसिटेंस गिवन है 8 माइक्रोफैरेड यानी कि 8 × 10⁶ फैरेड. देन इट इज चेंज टू 40 वोल्ट. तो पोटेंशियल चेंज कर दिया 40 वोल्ट कर दिया. इंक्रीज इन एनर्जी निकालना है. तो पहले इंक्रीज इन एनर्जी कैसे निकालेंगे हम. इनिशियल एनर्जी क्या आ जाएगी हाफ सी V1². फाइनल एनर्जी क्या आ जाएगी हाफ सी V2². इंक्रीज निकालना है यानी कि चेंज निकालना है. तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू करके निकालेंगे. तो ये क्या आ जाएगा हाफ सी कॉमन आ गया V2² माइनस V1². इसमें वैल्यू फिल कर देते हैं. हाफ कैपेसिटेंस कितनी है 8 माइक्रोफेरेड. V2² यानी कि 40 का स्क्वायर, V1² यानी कि 30 का स्क्वायर. ये हमारे पास क्या आंसर आया 4 × 10⁻⁶ 1600 हो गया. ये 900 और इसको सब्ट्रैक्ट किया 700. दिस इज 2800 × 10⁻⁶ या फिर 28 × 10⁻⁴. तो ऑप्शन ए जो है दैट इज द करेक्ट आंसर. In the parallel plate capacitor, capacitance increased from 100 farad to 800 farad on introducing the dielectric medium between the plates. तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि हमने यहाँ पे डायलैक्ट्रिक मीडियम, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसमें डायलैक्ट्रिक मीडियम जब इंट्रोड्यूस करवाया तो हमारी कैपेसिटेंस जो C' है वो इंक्रीज कर गई. वो कितनी हो गई 800 फैरेड हो गई. जब हमने डायलैक्ट्रिक इंट्रोड्यूस नहीं करवाया था जस्ट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर थे तो इसमें कैपेसिटेंस कितनी थी 100 माइक्रोफैराड. तो हमसे पूछा क्या गया डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम. हमें पता है जो न्यू कैपेसिटेंस होती है वो K टाइम्स इंक्रीज करती है. ये रिलेशन हमें पता है. K क्या है यहाँ पे डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट. तो C'/C आ गया. C' की वैल्यू क्या है 800 और C की 100. तो ये कैंसिल होगी जीरोस और डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट कितना मिला 8. Option D is the correct answer. If a 10 coulomb charge is placed in the medium having relative permittivity 5.4, what will be the amount of flux coming out of the charge? अब हमें पता है जो फ्लक्स होती है वो किसके इक्वल होती है चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट. ठीक है. चार्ज कितना इनक्लोज्ड है 10 कूलम. अब यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू चाहिए हमें. वो हम बट हमें क्या गिवन है रिलेटिव परमिटिविटी. तो एप्सिलॉन नॉट की जगह हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन आर. एक सेकेंड यहाँ पे मीडियम है ना, मीडियम में रखा है तो यहाँ पे एप्सिलॉन एम आएगा. ठीक है. क्योंकि फ्री स्पेस में है ना चार्ज किसी मीडियम में बड़ा है तो एप्सिलॉन एम आ जाएगा. एप्सिलॉन आर क्या होता है एप्सिलॉन एम इंटू एप्सिलॉन नॉट और मीडियम की वैल्यू क्या आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर.
तो इसकी वैल्यू फिल कर देते हैं 10 कूलम। एप्सिलॉन आर कितना है 5.4, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.854 इंटू 10⁻⁻12। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे हमारे पास ऑप्शन बी जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। 8 डायपोल्स हैं हमारे पास, इलेक्ट्रिक डायपोल्स हैविंग चार्ज ए, दे आर प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ क्यूब, द नेट फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द क्यूब विल बी। अब क्यूब है हमारे पास, क्यूब के अंदर क्या है 8 डायपोल्स बड़े हैं। अब डायपोल क्या होता है, टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस दे आर सेपरेटेड बाय द सर्टेन डिस्टेंस, ये डायपोल बनेगा ना हमारा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे अगर टोटल चार्ज देखें वो हमारे पास डायपोल पे कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है। अब 8 डायपोल जो है वो क्यूब के अंदर पड़े हैं, तो फ्लक्स क्या होता है, चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे चार्ज इनक्लोज्ड क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, क्योंकि एक डायपोल पे चार्ज कितना मिल रहा है, 0। 8 डायपोल्स है तो चार्ज 0 ही आएगा, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Next question, what is the charge density on the conducting plate shown below if a total charge of 10 coulomb is applied on it? तो इस पे टोटल चार्ज कितना अप्लाई किया गया है, दैट इज द 10 कूलम। कंसीडर द बिगर सर्कल एज ए सॉलिड पार्ट। तो ये जो बड़ा वाला सर्कल है वो सॉलिड पार्ट है और स्मॉलर सर्कल क्या है, होलो पार्ट है। अगर मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करूँ, ये हमारा बिगर सर्कल हो गया और यहाँ पे स्मॉल सर्कल है, इसका रेडियस उन्होंने दिया है 0.1, ठीक है, और इसका रेडियस दिया है 0.5 मीटर। अब जो बिगर वाला सर्कल है ना वो सॉलिड है, मतलब इसके अंदर यहाँ पे इस पोर्शन में भी चार्ज होगा, और ये क्या है, होलो है, तो यहाँ पे तो चार्ज नहीं होगा ना, ये खाली है, यहाँ से होलो है, तो चार्ज सिर्फ ये शेडेड पोर्शन में प्रेजेंट होगा। हमें क्या निकालना है, चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सिग्मा, दैट इज चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो चार्ज तो हमें पता है 10 कूलम, एरिया क्या हो जाएगा, पाई। अब एरिया कौन सा लेना है, जिस एरिया में चार्ज है, तो एरिया क्या आ जाएगा, पाई 0.5 स्क्वायर, ये रेडियस बढ़ेगा माइनस 0.1 का स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 10 कूलम, पाई की वैल्यू 3.14, 0.5 यानी कि 5/10 का स्क्वायर 25/100, ये 0.025, ये 1/10 का स्क्वायर हो गया 1/100, 0.01। इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये हमारे पास रिजल्ट आएगा 17.28 कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये डी ऑप्शन नहीं आ रहा कैलकुलेट करके, यहाँ पे हमारे पास आएगा ऑप्शन ए आएगा इसका करेक्ट आंसर। जब सारी कैलकुलेशन करेंगे 13.26 ये हमारे पास आ जाएगी। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी एडेड टू द आइसोलेटेड सफेरिकल कंडक्टर। यहाँ पे एक सफेरिकल कंडक्टर है, ठीक है, उसका रेडियस क्या गिवन है 20 सेंटीमीटर। कितने इलेक्ट्रॉन्स हमें यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे ताकि प्रोड्यूस कर सके इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 1000 न्यूटन पर कूलम जस्ट आउटसाइड, ठीक है। आउटसाइड मतलब यहाँ पी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फाइंड करनी है, कितनी मिल रही है 1000 न्यूटन पर कूलम। ये सेंटर से इसका डिस्टेंस हम ले लेते हैं, जस्ट आउटसाइड बोला ना, जस्ट आउटसाइड तो वो सरफेस के नजदीक भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है आउटसाइड कैसे वेरी करती है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड 1000 न्यूटन, के की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ और क्यू किसके इक्वल होता है n × E डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, यानी कि आर की वैल्यू कितनी है 20 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज कर दिया, अब इसमें ई की वैल्यू फिल कर देते हैं,
तो यहाँ से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन बी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। Two equal opposite charges, Q1 is 2 coulomb, Q2 is minus 2 coulomb. These are placed at a distance of 6 meter from each other. मान लो यहाँ पे Q1 चार्ज पड़ा है, यहाँ पे Q2 चार्ज पड़ा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 6 मीटर गिवन है। Q1 क्या है 2 कूलम और ये क्या है -2। What is the potential at the mid point between two charges? अब मिड पॉइंट यहाँ कहीं होगा, ए पॉइंट। तो ये मिड पॉइंट है तो ये वाला डिस्टेंस भी 3 आ जाएगा और ये वाला भी डिस्टेंस 3 आ जाएगा मीटर। ठीक है, तो पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 एट पॉइंट ए कितना आ जाएगा, के Q1 बाई आर, ऐसे ही होगा। तो के Q1 कितना है 2, आर कितना है डिस्टेंस 3, तो पोटेंशियल ड्यू टू Q2 कितना आ जाएगा, के Q2 बाई आर। के Q2 की वैल्यू कितनी है -2, डिस्टेंस कितना है 3। तो यहाँ पे पोटेंशियल एट ए हमें सेंटर पे निकालना है, वो दोनों चार्जेस की वजह से हम ऐड करेंगे। तो ये आ गया 2k/3 फर्स्ट चार्ज की वजह से, दूसरे की वजह से -2k/3। तो ये कितना पोटेंशियल मिल रहा है सेंटर पे, 0 वोल्ट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। There are infinite number of charges, each equal to n, which are placed along x-axis at the point। जैसे मान लो ये x-axis है हमारी, तो इन्फिनाइट चार्जेस पड़े हैं यहाँ पे, x इक्वल टू 1 पे पड़ा है, फिर x इक्वल टू 4 पे, x इक्वल टू 16 पे, x इक्वल टू 64 पे, so on। ऐसे यहाँ पे इक्वल चार्जेस पड़े हैं, infinite charges। Then determine the electric potential due to this system of charges at the point x equal to 0। अब x equal to 0 यहाँ पे होगा, तो यहाँ इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए वो किसकी वजह से आएगा, पोटेंशियल एट, अगर मैं इन चार्जेस को नेमिंग दे दूं, जैसे ये पॉइंट बी ले लेते हैं, ये सी, ये डी, ये ई, ऐसे ही चलता जाएगा। तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए किसकी वजह से आएगा, एक तो पोटेंशियल जो बी पॉइंट पे चार्ज पड़ा है उसकी वजह से, फिर सी पॉइंट की वजह से, फिर डी की वजह से, ई की वजह से, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, अब पोटेंशियल का फॉर्मूला ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है, KQ/R, यही यूज करेंगे। अब बी पे जो चार्ज पड़ा है उसकी वजह से पोटेंशियल कितना आएगा, KQ, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 1, प्लस सी की वजह से कितना आएगा, KQ/R कितना आएगा यहाँ पे 4, डी की वजह से कितना आएगा, KQ/16, ई की वजह से KQ/64, अप टू सो ऑन। तो यहाँ से देखो KQ वाली टर्म कॉमन आ रही है, 1/1, 1/4 प्लस 1/16 प्लस 1/64 अप टू सो ऑन। अब ये जीपी सीरीज बन रही है। ठीक है, तो सम ऑफ जीपी सीरीज क्या होता है हमारे पास इनफिनाइट सीरीज में, दैट इज KQ। सम ऑफ जीपी सीरीज क्या होता है जिसमें इनफिनाइट टर्म्स हो, A/1 - R क्या है यहाँ पे कॉमन रेशो। तो A क्या है फर्स्ट टर्म कितनी मिल रही है हमें यहाँ पे 1/1 माइनस R कितना आएगा, कॉमन रेशो कितनी आ रही है यहाँ पे 1/4। तो ये क्या मिला, KQ/1/3/4। तो ये मिल रहा है 4KQ/3। ये आंसर आ रहा है। यानी कि 4Q/6 बन रहा है, बट ऑप्शन में तो 8 है, इसका यही आंसर आएगा। ठीक है, ये 3/4 है ना, ये 3/4, 4Q/6 ही आंसर आएगा इसका। In the region of constant potential, electric field is uniform, electric field is zero, there can be no charge inside the region,
बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। अब यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल कांस्टेंट है। अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, माइनस डीवी बाई डी आर। अगर v कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव क्या मिलेगा, जीरो, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिल गई, जीरो मिल गई। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है किसी रीजन में, हम कह सकते हैं कि वहां पे चार्ज भी क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पे बी और सी ऑप्शन दोनों करेक्ट है। ऑप्शन डी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर, कि कांस्टेंट पोटेंशियल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का मतलब है कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है दैट इज करेक्ट। When the air is replaced by dielectric medium of dielectric constant K, maximum force of attraction between two charges separated by distance। तो हमने क्या किया, एयर को मीडियम चेंज कर दिया, एयर की जगह डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, 1/k फैक्टर के साथ रिड्यूस हो जाती है। तो डिक्रीजेस के टाइम्स, डिक्रीज हो रही है ना के टाइम्स, तो ये हमारे पास ऑप्शन जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। The diagram shows the electric field lines due to the charges q1 q2, find out the sign of charges। अब देखो एरोस, देखो ध्यान से, Q1 की तरफ जा रहे हैं एरोस। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कहाँ से होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। अब ये अंदर की तरफ जा रही है, मतलब Q1 कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। ये Q2 की तरफ ही जा रही है, अंदर की तरफ, Q2 भी कैसा है, नेगेटिव चार्ज। तो दोनों क्या है, नेगेटिव चार्जेस है। फील्ड लाइन की डायरेक्शन से हमें पता चलता है। What will be the resultant capacitance of the capacitors connected as shown। अब देखो ये वाला और ये वाला क्या है, पैरेलल में है। ठीक है, पैरेलल में हम कैसे कनेक्ट करते हैं, सी इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2, यानी कि 9 प्लस 9 विच इज 18 माइक्रोफैरड। तो ये सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा, ये पॉइंट ए है यहाँ पे, ये यहाँ पे 18 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर, आगे कितना लगा हुआ है, 9 माइक्रोफैरड का, और ये बी पॉइंट। अब ये दोनों कैपेसिटर क्या है, सीरीज में है। तो सीरीज में सी इक्विवेलेंट हम कैसे निकालते हैं, 1/18 प्लस 1/9। तो सॉल्व कर लेते हैं, 9 2 का। तो 1/c इक्विवेलेंट क्या मिली हमें, 3/18, और c इक्विवेलेंट मिली हमें 6। तो c इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिल रही है 6 माइक्रो फैरड। ऑप्शन ए जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। The region surrounding by the stationary dipoles, electric dipole has electric field only, magnetic field only, both electric and magnetic field, neither electric nor magnetic। अब यहाँ पे क्या है, डायपोल है। डायपोल क्या होता है, माइनस क्यू एंड पॉजिटिव क्यू चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, लेट्स से डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2d। अब ये चार्जेस क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ही प्रोड्यूस करेंगे। तो ऑप्शन ए जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। ये मैग्नेटिक फील्ड तो बना ही नहीं सकते। मैग्नेटिक फील्ड तभी बनती है जब चार्ज मोशन में होगा, करंट फ्लो होगा, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आती है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन ए है दैट इज द करेक्ट आंसर। Long cylindrical shell carries the positive surface charge in the upper half and negative surface charge in the lower half. Electric field lines around the cylinder will look like figure। अब देखो यहाँ पे क्या है, सिलेंड्रिकल शेल है, ऊपर वाला पोर्शन दिखाया गया है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो अपर हाफ में है, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है अपर पोर्शन में, लोअर पोर्शन में नेगेटिव चार्ज, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे फील्ड लाइंस कैसी बनेगी, अब देखो ये कुछ तरह से डायपोल नहीं लग रहा, फील्ड लाइंस कैसे जाती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव, ये पॉजिटिव से नेगेटिव, ऐसे ही जाएंगी फील्ड लाइंस। तो ऑप्शन ए जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। ये एरोज बने हुए हैं, यहाँ पे डायरेक्शन ध्यान से लेनी है, कि यहाँ पे एरोज देखने में ध्यान से देखना कि यहाँ पे एरोज शो किए गए हैं ऐसे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। Velocity acquired by charged particle of mass m and charge q accelerated from the rest। रेस्ट पे है तो इनिशियल स्पीड तो उसकी जीरो होगी। ठीक है, तो चार्ज
की वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है, जिसका चार्ज कितना है q और उसका मास कितना है m। इसको हमने एक्सेलरेट किया कैसे, हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया v के साथ, ठीक है। अब हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं यहाँ पे कि हमारा जो वर्क डन है वो किसके इक्वल होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन क्या आएगा यहाँ पे, Q इंटू वी, क्योंकि चार्ज को हमने किसकी हेल्प से एक्सेलरेट किया है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। तो यहाँ पे हमें पता है पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, तो यहाँ से वर्क डन क्या आ जाएगा, Q इंटू वी। तो वर्क डन तो Q इंटू वी आ गया। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। मान लो फाइनल स्पीड आपकी v है, तो हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। अब इनिशियली तो चार्ज रेस्ट पे था, तो ये तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो मिलेगी ही नहीं, q इज 0। तो यहाँ से क्यू वी इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर आ गया। हमें यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है, तो ये आएगा 2qv बाई m, इट इज v स्क्वायर, और v की वैल्यू आ गई अंडर रूट 2qv बाई m। ऑप्शन डी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, द डिफरेंस इन द इफेक्टिव कैपेसिटी ऑफ टू सिमिलर कैपेसिटर्स व्हेन जॉइंट इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल इज 6 माइक्रोफैरड। यहाँ पे क्या गिवन है, दो सिमिलर कैपेसिटर्स है। सिमिलर कैपेसिटर्स है तो उनकी कैपेसिटेंस जो है लेट कर लेते हैं सेम ही है, C1 इज C, C2 इज C। दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया गया है, ऐसे सीरीज में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो सीरीज में हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, 1/c प्लस 1/c। यहाँ पे CS की वैल्यू क्या आ गई, C एलसीएम दैट इज 2। तो सीरीज में कैपेसिटेंस मिल रही है C/2। अब इनको पैरेलल भी कनेक्ट किया है, तो ये एक कैपेसिटर इस तरफ और एक ऐसे, इसकी कैपेसिटेंस C, इसकी कैपेसिटेंस C। तो यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो हम डायरेक्ट ऐड कर देते हैं C प्लस C दैट इज 2C। तो उन्होंने बोला डिफरेंस इन द इफेक्टिव कैपेसिटी ऑफ टू सिमिलर कैपेसिटेंस व्हेन जॉइंड इन सीरीज एंड इन पैरेलल। तो इनके बीच का डिफरेंस दिया गया है, C पैरेलल कॉम्बिनेशन माइनस सीरीज कॉम्बिनेशन दैट इज 6 माइक्रोफैरड। हमें क्या करना है, कैपेसिटी निकालनी है हर एक कैपेसिटर की, वैल्यू फिल कर देते हैं। Cp की वैल्यू 2C, सीरीज में कितनी है C/2 दैट इज 6 माइक्रोफैरड। ये एलसीएम लिया 4C माइनस C/2 इज इक्वल टू 6। ये 3C इज इक्वल टू 12, C की वैल्यू यहाँ पे क्या आई 4 माइक्रोफैरड। तो दोनों सिमिलर ही है, तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी 4 माइक्रोफैरड। व्हाट इज द चार्ज ऑन मेटल व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम इट। तो चार्ज हम कैसे निकालते हैं, n इंटू ई, ठीक है। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, n की वैल्यू 1, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यहाँ से चार्ज क्या आ गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ऑप्शन ए। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर्स जो है वो उसको डबल कर दिया, कैपेसिटेंस क्या होगी। अब ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके बीच में डिस्टेंस क्या है d है, हमने इस डिस्टेंस को क्या कर दिया डबल कर दिया। तो कैपेसिटेंस कैसे चेंज होगी, जब डिस्टेंस d है कैपेसिटेंस क्या होगी A एप्सिलॉन नॉट बाय d। न्यू कैपेसिटेंस क्या आ जाएगी A एप्सिलॉन नॉट, d की जगह 2d हो जाएगा। तो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, C डैश अपॉन C किसके इक्वल आएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2d। ये A एप्सिलॉन नॉट बाय d, ये कैंसिल हो गया, d से d कैंसिल हो गया। तो न्यू कैपेसिटेंस क्या मिली C/2, यानी कि डिक्रीज हो रही है 2 टाइम्स। ऑप्शन बी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड एट 30 डिग्री विद द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो डायपोल जो है इलेक्ट्रिक डायपोल ऐसे बड़ा है, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है 30 डिग्री है, ठीक है। ये माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, ऐसे बड़ा है। इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क इक्वल टू 4 नैनोमीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है 2 इंटू 10⁵, टॉर्क की वैल्यू है 4 न्यूटन मीटर। चार्ज ऑन डायपोल इफ द डायपोल लेंथ इज 2 सेंटीमीटर। ये डायपोल लेंथ क्या है 2 सेंटीमीटर गिवन है,
यानी कि 2, अगर इनके बीच का डिस्टेंस हम d ले लें 2d, उसकी वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, क्योंकि हम कैसे लेते हैं डिस्टेंस डायपोल के बीच में, ये रीजन होता है, तो ये पूरा डिस्टेंस हम 2d लेते हैं, तो डायपोल की पूरी लेंथ इन्होंने क्या दी है 2 सेंटीमीटर दी है, 2 इंटू 10⁻⁻²। अब टॉर्क गिवन है, ऑब्वियस है, यहाँ पे टॉर्क वाला रिलेशन लगाएंगे, क्या होता है P क्रॉस E वेक्टर, तो टॉर्क क्या आ जाएगा PE साइन थीटा, और P क्या डायपोल मूवमेंट, चार्ज इनटू डिस्टेंस, E साइन थीटा। टॉर्क कितना है 4, चार्ज कितना है यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। 2d यानी कि लेंथ ऑफ डायपोल, दैट इज 2 इंटू 10⁻²। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फिल कर दी 2 इंटू 10⁵, साइन, सॉरी चार्ज तो निकालना है डायपोल, सॉरी चार्ज वो एक तरफ रख लेते हैं, बाकी टर्म्स को दूसरी तरफ ले जाते हैं। चार्ज क्या मिला यहाँ से टाउ अपॉन 2d ई साइन थीटा, वैल्यूज फिल कर देते हैं। टॉर्क की वैल्यू क्या है 4, 2d यानी कि लेंथ ऑफ डायपोल कितना है 2 इंटू 10⁻², इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 2 इंटू 10⁵, और ये साइन थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। Q इज इक्वल टू 4 अपॉन, ये 2 2 4 हो गया, इंटू 10⁻³ आ गया, और ये साइन 30 1/2 होता है, ये कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये मिलेगा 2 इंटू 10⁻³ 2 इंटू 10⁻³ यानी कि 2 माइक्रोकूलम, मिली कूलम आएगा, सॉरी 10⁻³ इज फॉर मिली ना, तो ऑप्शन सी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। 3 non-conducting large parallel plates have surface charge densities sigma -2 sigma 4 sigma, ये गिवन है डायग्राम में। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें P पॉइंट पे निकालनी है, बना लेते हैं। ये सिग्मा, ये 2 सिग्मा, ये 4 सिग्मा, ये -2 सिग्मा, यहाँ पे P पॉइंट है, ये यहाँ इस रीजन में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव सरफेस चार्ज है ना, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे जाएगी। अब -2 सिग्मा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव सभी इसकी तरफ आ जाएंगे एरोस, +4 सिग्मा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे जाएंगे। अब हमें तो यहाँ इस रीजन में देखना है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहाँ पे है, देखो ये सिग्मा की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस तरफ है, दैट इज सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेट की वजह से, इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो रही है, मतलब ये माइनस लेंगे 2 सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट, ये 4 सिग्मा, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, सिग्मा और 4 सिग्मा सेम डायरेक्शन में है, ये 5 सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट -2 सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट, ये मिला 3 सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन ए जो है दैट इज करेक्ट आंसर। सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर, यहाँ पे एक सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस क्या है r है, इट इज चार्ज यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द वॉल्यूम, at what distance from the surface the electric potential 1/4 of the potential at the center, यहाँ पे P पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, इसका सेंटर से डिस्टेंस हमने R ले लिया। अब P पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा KQ/R आएगा, ठीक है। सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर के अंदर पोटेंशियल कितना होता है वो हमें पता है, Q/8πε0R³ 3r² - r²। अब सेंटर पे निकालना है, तो सेंटर पे तो r की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो Q/8πε0R³, ये आ गया 3r², r² से r कैंसिल, तो यानी कि सेंटर पे जो पोटेंशियल मिल रहा है दैट इज 3/2 Q/4πε0 और नीचे r, इतना ही मिल रहा है, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला है कि किस डिस्टेंस पे हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू 1/4 होगी ऑफ द पोटेंशियल एट द सेंटर, तो यानी कि P पे पोटेंशियल कितना आना चाहिए 1/4 ऑफ
सेंटर, यही गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू फिल कर देते हैं, KQ/R 1/4 3/2, इसको 1/4 पाइप एप्सिलॉन को KQ/R लिख देते हैं। KQ तो सेम ही है, KQ कैंसिल हो गया, 1/R किसके इक्वल आ गया, 3/8R, और R की वैल्यू क्या आ गई, 8R/3। अब ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि हमें डिस्टेंस कहाँ से लेना है, सरफेस से लेना है, पर जो हमने R डिस्टेंस लिया है वो तो सेंटर से लिया है ना। ये स्मॉल r डिस्टेंस तो हमने सेंटर से लिया है ना, हमें ये वाला डिस्टेंस चाहिए। तो ये कैसे आएगा, अगर हम r से कैपिटल R माइनस कर दें, r माइनस r करेंगे, वो करेक्ट आंसर आएगा, क्योंकि सरफेस से डिस्टेंस लेना है, ये वाला डिस्टेंस चाहिए। तो r की वैल्यू क्या आई है, 8R/3 माइनस r, तो ये क्या मिला, 5R/3। ऑप्शन सी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। Electrostatic force between the metal plates of isolated parallel plate capacitor having charge Q and area is independent of distance between plates, inversely proportional to distance, proportional to square root of distance और linearly proportional to the distance। पहले तो फोर्स निकाल लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, मान लो इस पे चार्ज प्लस क्यू है, इस पे चार्ज माइनस क्यू है, प्लेट्स का एरिया ए गिवन है, दोनों के बीच का डिस्टेंस डी है। अब इन बिटवीन जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है हमें, इन बिटवीन बाहर वाली ऐसे होगी, ठीक है। तो इन बिटवीन अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती है, σ/ε0, ठीक है। तो हमें तो फोर्स निकालनी है, फोर्स क्या आएगी, Q इंटू ई, तो फोर्स क्या आ गई, Q σ/ε0। अब सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, Q/एरिया, यहाँ पे कैपिटल Q चार्ज गिवन है। तो F की वैल्यू क्या मिली हमें यहाँ पे, Q, सिग्मा की वैल्यू Q/A/ε0। यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखनी हो सेंटर पे, ऐसे जाएगी, ये नेगेटिव की तरफ चार्जेस, नेगेटिव के अंदर नेगेटिव की तरफ चार्जेस आएंगे, तो ये ऐड अप हो गई, इसकी वजह से σ/2 ε0, σ/2 दोनों को ऐड किया, ठीक है। तो यहाँ से फोर्स का रिलेशन आ गया Q²/A/ε। अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस तो इन्वॉल्व ही नहीं है, तो फोर्स जो है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालनी है हमें। तो फ्लक्स जो है वो किसके इक्वल होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, सरफेस एरिया, ऐसे ही लिखते हैं हम फॉर्मूला। तो फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हैं हम F/चार्ज इनटू सरफेस एरिया, और चार्ज क्या होता है, करंट इनटू टाइम, ठीक है। करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम, तो चार्ज की वैल्यू आ गई करंट इनटू टाइम, क्योंकि यहाँ पे कूलम की फॉर्म में हमें रिलेशन नहीं ना गिवन, इसलिए चार्ज को चेंज किया इन टर्म्स ऑफ करंट, क्योंकि एम्पियर की फॉर्म में रिलेशन है यहाँ पे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स का हमारे पास क्या होता है, mL/T-2, ये सरफेस एरिया यानी कि L², करंट एम्पियर में, टाइम t में, तो यहाँ से क्या मिला, mL3, ये T-3 और A-1, mL3 T-3 A-1, ऑप्शन ए जो है दैट इज करेक्ट आंसर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इज दिस कूलम चार्जेस, हमें चार्ज निकालना है, चार्ज क्या होता है, Q = N × E, नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इस कूलम चार्ज में, वो निकालने हैं हमें। तो N क्या आ जाएगा, Q/E, चार्ज कितना गिवन है, -1.6 × 10⁻⁻⁶,
अब इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, नेगेटिव चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ ये कैंसिल हो गया। n की वैल्यू क्या आई, -6 + 19, तो n की वैल्यू आई 10⁻13। ऑप्शन सी जो है दैट इज करेक्ट। डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द कैपेसिटेंस। अब हमें कैपेसिटेंस पता क्या होता है, चार्ज ओवर पोटेंशियल। पोटेंशियल को हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस ओवर डिस्टेंस, ये रिलेशन से। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को भी हम लिख सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो ये एफ, ये क्यू ऊपर जाएगा और डी, तो ये बन गया क्यू स्क्वायर अपॉन एफ इंटू डी। तो Q कूलम में रिजल्ट नहीं गिवन है, तो Q को लिख सकते हैं I इंटू टी, आई स्क्वायर टी स्क्वायर हो गया, F इंटू डी। अब निकाल लेते हैं, करंट की यूनिट्स एम्पियर स्क्वायर हो गया, टाइम टी स्क्वायर, फोर्स mL/t-2, डिस्टेंस L। तो ये हमारे पास क्या मिला, m-1 हो गया, ये नीचे L स्क्वायर है तो ऊपर जाके L-2 हो जाएगा, ये t की पावर 2, ये t की पावर -2 पर जाके +2 होगी, t की पावर 4 होगी और a की स्क्वायर, ये मिल रहा है m-1 L-2 t की पावर 4 a स्क्वायर, ऑप्शन ए। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस ऑफ रेडियस दिस। तो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। पोटेंशियल क्या होता है हमारे पास, 1/4πε0 q अपॉन r, यही होता है फॉर्मूला। तो 1/4πε0 की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹। क्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे न्यूक्लियस गिवन है, न्यूक्लियस पे अगर हमने चार्ज निकालना होता तो Z इंटू ई लिखते हैं हम, तो Z इंटू ई डिवाइडेड बाई आर। तो V क्या आ गया, 9 इंटू 10⁻⁹, Z की वैल्यू 50, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, R की वैल्यू क्या है यहाँ पे 9 इंटू 10⁻⁻50, ये कैंसिल हो गया यहाँ से, 16 5 द 80, ये डेसिमल हटा के नीचे 10 लगा दिया, 60 और ये 0 से 0 कैंसिल, 16 5 द 80 हो गया और 9 -19, ये +9, -10 हो गया और ये -15 यानी कि +15, तो 80 इंटू 10⁻5 आ गया, यानी कि 8 इंटू 10⁻6, बी ऑप्शन। इफ द नेट फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस इज 0, फ्लक्स 0 होने का क्या मतलब है, वी इन्फर नो नेट चार्जेस इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, बोल सकते हैं हम, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी, नहीं, क्योंकि फ्लक्स ही 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आ सकती है, कि फ्लक्स हम कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन ए डॉट डी एस, और ये किसके इक्वल होता है, चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। पोटेंशियल वेरी करेगा फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट इनसाइड द सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, पोटेंशियल क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा, वेरी थोड़ी करेगा। चार्ज इज प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस, ये भी नहीं आएगा, क्योंकि अगर चार्ज होता तो फ्लक्स 0 नहीं बननी थी। ऑप्शन ए जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। पॉइंट पॉजिटिव क्यू चार्ज, इट इज ब्रॉड नियर द आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर, ये पॉजिटिव क्यू चार्ज है, कंडक्टिंग स्फीयर के नजदीक रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी आएंगी। अब हमें पता है कंडक्टिंग स्फीयर के जो फील्ड लाइंस होती हैं वो कैसी होती हैं, पेंडिकुलर होती है, यहाँ पे पॉजिटिव क्यू चार्ज पड़ा है, पॉजिटिव क्यू चार्ज है तो फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलेंगी ऐसे, ठीक है, और ये ऐसे जाएंगे, ये नेगेटिव नॉर्मल होंगी ना यहाँ पे, कि कंडक्टर है, ऐसे ही ये यहाँ से बाहर भी निकलेंगे इस तरफ से। ठीक है, तो ऑप्शन ए मिलेगा इसका आंसर, ये एरोज ध्यान से देखने हैं, एरोज ऐसे ही बन। As shown in the figure, a charge positive 2 coulomb is situated at origin O. यहाँ पे 2 coulomb का चार्ज पड़ा है, another charge 5 coulomb it is on the x-axis at point P. यहाँ पे +5 coulomb चार्ज पड़ा है. Later charge from the point A is then brought to point B on the y-axis. इस चार्ज को उठा के B पॉइंट पे ले गए, वर्क डन कितना लगेगा, तो हमें पता है कि जो वर्क डन है वो क्या होगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस,
ठीक है, पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, वहीं से निकाला, ये पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे हम। अब देखो यहाँ पे पोटेंशियल एट पॉइंट ए कितना आएगा, दैट इज के क्यू बाई आर। तो चार्ज कितना है यहाँ पे 2, और ये डिस्टेंस कितना है 2। बी पे पोटेंशियल कितना मिलेगा, के क्यू बाई आर, चार्ज कितना है 2, और ये इसका इस पे डिस्टेंस कितना है 2। तो सेम पोटेंशियल मिल रहा है, यानी कि पोटेंशियल एट पॉइंट ए इट इज एट द सेम एज दैट ऑफ बी। ए पे जितना पोटेंशियल है उतना बी पे पोटेंशियल है। तो वर्क डन हम कैसे निकालते हैं, क्यू इंटू पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ये बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। ठीक है, तो वर्क डन क्या आ जाएगा, क्यू इंटू वी ए माइनस वी बी, या फाइनल माइनस इनिशियल, कुछ भी लिख लो। तो ये दोनों सेम है, तो ये डिफरेंस क्या मिलेगा, जीरो। तो वर्क डन क्या आएगा यहाँ पे, जीरो आएगा। ऑप्शन सी जो है दैट इज करेक्ट।